अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में। तो ये लेक्चर चैप्टर नंबर 3 के बारे में आता है, जिसमें हम लोग बॉन्ड्स की थ्योरीज देखेंगे, डिफरेंट बॉन्ड्स की थ्योरीज देखेंगे। तो पहली थ्योरी है हमारे पास लुईस बॉन्ड थ्योरी। तो लुईस बॉन्ड थ्योरी, क्योंकि इतना कुछ आप लोगों के सिलेबस में आता नहीं है लुईस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से, तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम लोग डिस्कस करने से पहले हमें एक चीज देखनी चाहिए कि ऑर्बिटल्स और इलेक्ट्रॉन कितने कितने होते हैं। ठीक है। क्योंकि जब भी हमारे पास कोई बॉन्ड क्रिएट होता है, कोई भी बॉन्ड फॉर्म होता है, कोई भी बॉन्ड फॉर्म होता है, तो हमारे पास उसके जो आउटर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ही रिएक्ट करते हैं, इनर वाले रिएक्ट नहीं करते। हाँ, ऐसा हो के इनर वाला जो है वो एक्साइट होकर आउटर पे जा रहा है, तो फिर वो रिएक्शन में वो बॉन्ड में हिस्सा लेगा। ठीक है। वरना बॉन्ड में कोई भी इलेक्ट्रॉन इनर वाला हिस्सा नहीं लेगा। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिनको कहा जाता है, वो इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं बॉन्ड में। तो एस के अंदर हमारे पास ऑर्बिटल्स की तादाद कितनी होती है? 1 ऑर्बिटल होता है। जैसे मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बता दिया था शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के में कि एस जो है वो 1 ऑर्बिटल होता है, उसकी जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है। इसमें होते हैं हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स, इसमें 5 ऑर्बिटल्स और इसमें 7 ऑर्बिटल्स। अब देखो यहां पर समझो कि ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मतलब एटम के अंदर जो हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं उसकी ओवरलैपिंग के नतीजे में क्या होगा? बॉन्ड फॉर्म होगा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये बोलती है। अच्छा, जिस तरीके से हमारे पास यहाँ पर एक ऑर्बिटल है तो 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है इसके अंदर। इसके अंदर 3 ऑर्बिटल है तो 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है। इसके अंदर 5 है तो हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है, और 7 के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। दो चीजें समझ में आ गई भाई। क्या? ये हमें ऑर्बिटल समझ में आ गया और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया। ठीक है। अब क्या बोलती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी? बोलती है ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ओवरलैपिंग हो ऑर्बिटल्स की। ओवरलैप का मतलब एक दूसरे में मिल जाए, एक दूसरे में शेयर कर दे इलेक्ट्रॉन को अपने। ठीक है। अपोजिट स्पिन, स्पिन जो हो वो अपोजिट हो उस ऑर्बिटल की, और हाफ फील्ड हो। अब मिसाल के तौर पर एक ऑर्बिटल है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो हाफ फील्ड का मतलब कितना होगा? उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होगा। और अपोजिट स्पिन मतलब एक ऑर्बिटल की स्पिन क्लॉकवाइज है तो दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज होगी, तब जाकर ये बॉन्ड फॉर्म करेंगे और ये बनाएंगे बॉन्ड। ठीक है। सही भाई, ये हमारी कहती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अच्छा, अब आगे आते हैं कि एक्सियल ओवरलैपिंग और पैरेलल ओवरलैपिंग। सही है। एक्सियल ओवरलैपिंग क्या होती है और पैरेलल ओवरलैपिंग क्या होती है, इस पर आते हैं। टॉपिक अब डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो एक्सियल ओवरलैपिंग होती है हेड टू हेड ओवरलैपिंग, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। ठीक है। जिसमें फॉर्म होता है सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। पैरेलल ओवरलैपिंग होती है हमारे पास साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग। ठीक है। जिससे हमारे पास बनता है पाई बॉन्ड। ठीक है। क्या बनता है? पाई बॉन्ड। ठीक है। दो चीजें समझ में आ गई भाई, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। ठीक है। अब आते हैं जरा टॉपिक पर और डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जब एस ऑर्बिटल होगा और एस ऑर्बिटल से मिलेगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा। ठीक है। एस ऑर्बिटल से मिलेगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एस ऑर्बिटल है 1s1, और ये मिल रहा है 1s1, जो हमारे पास हाइड्रोजन एटम है। ठीक है। ये हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, दोनों एटम एटॉमिक फॉर्म है दोनों की। 1s1 मिल रहा है 1s1 से विद अपोजिट स्पिन। फॉर्म होने वाला बॉन्ड क्या कहलाएगा हमारे पास? H2। ठीक है। और ये हमारे पास, क्योंकि दोनों की ओवरलैपिंग होगी, ये हमारे पास हो गई ओवरलैपिंग। ठीक है। और हमारे पास H2 का मॉलिक्यूल फॉर्म हो चुका है। ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलती है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से हमारे पास एक्सियल ओवरलैपिंग, क्या लिखवाया था मैंने आगे? हेड टू हेड ओवरलैपिंग, सामने सामने ओवरलैपिंग हमारे पास क्या कहलाती है? सिग्मा बॉन्ड। तो इसमें बनने वाला बॉन्ड क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड। क्योंकि ये एस और एस से, तो वो हमेशा एस और एस का बॉन्ड बनता है हमारे पास सिग्मा बॉन्ड।
एस और एस की ओवरलैपिंग के बाद बनने वाला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं एस और पी के दरमियान। ठीक है, एस और पी के दरमियान बॉन्ड कौन सा बनता है और कैसे बनता है, कैसे फॉर्म होता है। तो एस और पी के हमारे पास एग्जाम्पल है एच एफ की हाइड्रोजन फ्लोराइड की। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को पता है 1s1 होती है। फ्लोरीन की लिख देता हूँ, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, तो ये होती है 1s1, 1s2, 2s2 और 1s2, 2s2। ठीक है, टू पी 5, 1s2, 2s2, 2p5। सही है भाई। अच्छा भाई, अब इसके बना देते हैं ऑर्बिटल्स की शेप। हाइड्रोजन की शेप होती है स्फेरिकल, और यहाँ पर हमारे पास, क्योंकि हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये वाला है। ठीक है, इसको ले लेते हैं x, इसको ले लेते हैं y और इसको ले लेते हैं z ऑर्बिटल हम बना लेते हैं। z ऑर्बिटल हमने बना दिया भाई, प्लस माइनस। यहाँ पर है 2p5 वाला ऑर्बिटल बनाया हमने, हाफ फील्ड है। ठीक है, और ये क्या है, हाइड्रोजन जो हाफ फील्ड है, 1s1 जो हाफ फील्ड है। ठीक है, नतीजे में क्या बनेगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड। ये बन गया हाइड्रोजन फ्लोराइड का एटम। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अब क्या आया भाई, नतीजा निकला हमारे पास S और P के दरमियान भी सिग्मा बॉन्ड बन सकता है भाई। S और P के दरमियान भी सिग्मा बॉन्ड बन सकता है। बात करते हैं अब हम लोग P और P के दरमियान। ठीक है, P और P के दरमियान एग्जाम्पल ले लेते हैं बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की। बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर 5, 1s2, 2s2 और 2p1। ठीक है भाई, 1s2, 2s2, 2p1। अच्छा, फ्लोरीन का मैंने पहले आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दी थी क्या होता है, तो इसका p वाला ही बना लेते हैं। टू पी 5 था ये, अपोजिट स्पिन बनाते हैं। सही है। अच्छा भाई, बोरॉन के अंदर क्या होता है, देखिए बोरॉन जब रिएक्ट करता है फ्लोराइड से, तो हमारे पास ये एक्साइटेड स्टेट में चले जाता है। एक्साइटेड स्टेट में हमारे पास ये 2s का जो इलेक्ट्रॉन होता है ये आगे चले जाता है, तो मतलब हमारे पास जो है वो 2s भी खाली हो जाता है। 2s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन हो गया, और इधर हमारे पास इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन और इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो BF3 है, F के साथ 3 है, तो इस तरीके से हमारे पास पहला ये, अच्छा ये P है, तो इसको भी P लगा देते हैं और इसको भी P लगा देते हैं। ठीक है, अच्छा भाई ये क्या है हमारे पास, पहला हमारे पास F रिएक्ट करेगा S से, तो वो बनाएगा क्या, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। कैसे भाई, ये P ने रिएक्ट कर दिया F से, P ने रिएक्ट कर दिया S से, तो हमारे पास बना दिया सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अच्छा भाई अब आगे क्या है, आगे जो है वो एक फ्लोराइड आकर लग जाएगा, ये बन गया सिग्मा बॉन्ड। जो एक फ्लोराइड आया, अगला फ्लोराइड आया, उसने बनाया P के साथ बॉन्ड, P के साथ बॉन्ड बनाया उसने, तो P के साथ मिसाल के तौर पर ये हो गया हमारे पास अगला फ्लोराइड, जिसने बोरॉन के P के साथ बॉन्ड बना लिया। ठीक है, बोरॉन के P के साथ बॉन्ड बना लिया।
ठीक है, बोरॉन के पी के साथ इसने बॉन्ड बना लिया। अच्छा भाई, अब अगला क्या होगा, क्योंकि बोरॉन का जो स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर इस तरीके से हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला जो है वो फ्लोराइड आया, उसने वो यहां से अटैच हो गया, सही है, और दूसरा जो फ्लोराइड आया वो यहां से अटैच हो गया और उसने बॉन्ड बना लिया। तो दूसरा जो फ्लोराइड आया उसने भी बॉन्ड बनाया पी के साथ। तो एस और पी की तो हम देख चुके थे कि सिग्मा बॉन्ड बना है, लेकिन पी और पी भी सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा, पी और पी भी सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा। अच्छा भाई, अच्छा एक चीज और याद रख लें कि जब भी पहला बनने वाला बॉन्ड होगा तो वो क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। पहला बनने वाला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा। सिग्मा बॉन्ड के अंदर जो है वो, क्योंकि स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, सिग्मा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, मुश्किल से टूटता है, पाई आसानी से टूट जाता है, सिग्मा मुश्किल से टूटता है, ये लेस स्ट्रॉन्गर होता है, ये लेस स्ट्रॉन्गर होता है, ये मोर स्ट्रॉन्गर होता है। ठीक है, अच्छा भाई, हमने क्या देख लिया, एस एस के दरमियान सिग्मा बॉन्ड, एस पी के दरमियान सिग्मा बॉन्ड, पी बी के दरमियान सिग्मा बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड किसमें बनता है, पाई बॉन्ड बताते हैं भाई। पाई बॉन्ड हमारे पास है, हमारे पास ऑक्सीजन का एक एटम है, ऑक्सीजन का एटम लेते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 8 है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p4। ठीक है, इसकी भी लिख देते हैं 1s2 2s2 और 2p4 विद अपोजिट स्पिन लिखेंगे 2p4। ठीक है भाई, अच्छा भाई, अब इसके अंदर क्या है, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास है इसका अच्छा, क्योंकि ये हमारे पास x है तो ये कंप्लीटली फील्ड है, इसको नहीं बनाते हैं, y को फिर बनाते हैं और z को बनाते हैं। इसका भी x कंप्लीटली फील्ड है, इसका y और z बिल्कुल भी फील्ड नहीं है, तो इसको बनाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास आ गया इस वाले एटम का। अगले एटम का बनाते हैं, ये हमारे पास आ गया अगले एटम का। ठीक है, अब ये दोनों एटम्स क्या मैंने बना दिए। अब एक्सियल ओवरलैपिंग किस में हो सकती है और किस में नहीं हो सकती। एक्सियल ओवरलैपिंग सिर्फ एक जगह हो सकती है, या तो वो वाई पी वाई और पी वाई के दरमियान होगी, या फिर वो पी जेड और पी जेड के दरमियान होगी। मिसाल के तौर पर या तो यहां पर आकर लग सकता है ये, या तो फिर या तो यहां पर आकर लग सकता है, या तो फिर इस जगह आकर लग सकता है। किस जगह, इस जगह आकर लग सकता है। ठीक है भाई, तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग क्या है, ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगा, ये बनाएगी सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। दूसरी ओवरलैपिंग क्या होगी भाई, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा, जिसको इस तरीके से शो किया जाता है। सही है, तो ये हमारे पास कहलाती है पैरेलल ओवरलैपिंग। ठीक है, तो पैरेलल ओवरलैपिंग के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, सिग्मा बॉन्ड के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। सही है, तो अच्छा एक चीज और, कि पहला बॉन्ड बनने वाला क्या होगा, लाजमी तौर पर सिग्मा बॉन्ड होगा, और पहले के बाद जो भी बनेगा बॉन्ड वो लाजमी तौर पर पाई बॉन्ड होगा, वो कभी भी सिग्मा बॉन्ड नहीं होगा। ठीक है, ये दो चीजें याद हो जानी चाहिए। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल ले लेते हैं, आप लोग नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल होमवर्क में लें और फिर कमेंट में सॉल्व करके बताएं कि इसके दरमियान कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड बनेंगे। अच्छा भाई, अब यहाँ पर बात करते हैं बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ की। मिसाल के तौर पर हमारे पास एच एफ का मॉलिक्यूल है, एच एफ का मॉलिक्यूल है और एच बी आर है, एच आई है, सही है, एच सी एल भी लिख देते हैं बीच में, एच सी एल। अच्छा भाई, अब हमारे पास H तो सेम है सबके अंदर, ठीक है, H सेम है सबके अंदर, लेकिन जो इसके साथ लगने वाला हेलोजन कंपाउंड है वो अलग है।
हेलोजन कंपाउंड है वो अलग है। इस हेलोजन कंपाउंड का साइज छोटा है, इसका थोड़ा सा बड़ा है, इसका और बड़ा है और इसका सबसे बड़ा है। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? बॉन्ड लेंथ इन दोनों के दरमियान जो है वो क्या हो जाएगी भाई? इस दोनों के दरमियान इससे ज्यादा हो जाएगी। मतलब जब बड़ा होगा तो भाई ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी ना दोनों के दरमियान। सही है, ये छोटा है तो इसके दरमियान कम बॉन्ड लेंथ होगी। तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो बॉन्ड एनर्जी कम होगी। बात कर लेते हैं बॉन्ड लेंथ की। बॉन्ड लेंथ के हिसाब से मैं अरेंजमेंट कर देता हूँ। बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा है भाई? बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है इसकी, उसके बाद इसकी, उसके बाद इसकी और सबसे कम इसकी है। सही है। बॉन्ड एनर्जी क्या है? बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा जो है वो हमारे पास बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड लेंथ अगर इसकी ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ अगर इसकी ज्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी इसकी ज्यादा होगी। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी इसकी ज्यादा होगी। एग्जाम में सवाल आ सकता है, एमसीक्यूज में आ सकता है, एसपीएससी के टेस्ट में आ सकता है कि बॉन्ड लेंथ किस कंपाउंड की सबसे ज्यादा है इनके दरमियान, कि बॉन्ड एनर्जी किस कंपाउंड की सबसे ज्यादा है इनके दरमियान। तो ब्लैक पेन से मैंने लिख दी है बॉन्ड लेंथ की अरेंजमेंट, और ब्लू पेन से, ब्लू मार्कर से मैंने लिख दिया है बॉन्ड एनर्जी की अरेंजमेंट। तो उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मैंने बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब की है, पूरा वर्ड टू वर्ड मैंने आप लोगों को बताया है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन होनी नहीं चाहिए। अगर कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को पूरी देखिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को आगे अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा।